नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, मौलिक अधिकार में आज हम कुछ अन्य अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमने साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब सारी चीजें पढ़ लिया है। आज साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और अन्य अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जैसे शोषण के विरुद्ध हमारे पास क्या क्या मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 23-24 में इसका क्या प्रावधान है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट आएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक में किस कौन कौन सी हमको धार्मिक स्वतंत्रताएं के अधिकार दी गई है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम अल्पसंख्यकों के अधिकार पे आएंगे कि भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं उनको क्या क्या अधिकार है, वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा आता है आर्टिकल 32। इसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ये पांचों अधिकारों की, ये जो पांचों रिट की बात है वो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में साथियों हम आर्टिकल 33, 34, 35 इसका भी आपको एक एक लाइन में आपको हम बता देंगे। तो हमारा जाके मौलिक अधिकार यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का जो साथियों फर्स्ट वीडियो आया था उसमें आपको बताए थे कि मौलिक अधिकार जो हमारा है साथियों आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। 12 में क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 में था राज्य की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 12 में दी गई थी। आर्टिकल 13 में दिया गया था कि विधि को परिभाषित किया गया था और बताया गया था कि संसद कोई भी मतलब कि कानून बना के, विधि बना के या इन विधियों के तहत कोई भी मौलिक अधिकार को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। ये वहां पे आर्टिकल 13 में बताया गया था। फिर आता है हमारा दो महत्वपूर्ण अधिकार, समता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार साथियों आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में। तो उसको हमने एक एक आर्टिकल करके आपको समता या समानता के अधिकार में बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21, 21 और 22 ये 5 आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब 22 के ठीक आगे साथियों आता है आर्टिकल 23 और 24। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ध्यान से समझना साथियों, एक एक करके आर्टिकल 35 तक जाएंगे और इस वीडियो में हम आज साथियों आपको मौलिक अधिकार आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। 1-1.25 घंटे की वीडियो जो भी होगी अब ध्यान से देखना, एक एक आर्टिकल हम उठाते जाएंगे। आर्टिकल 23, 24 ऐसे क्रम से करते हुए आर्टिकल 35 तक आएंगे और जो जहां पे जितना महत्वपूर्ण है उसको हम वहां पे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो कहोगे सर ठीक है, अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं साथियों अपने सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार पे। हमारा शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या कहता है साथियों, ये अधिकार हमारे मतलब कि संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान की सभा थी उसने ये अधिकार को क्यों शामिल किया साथियों, वो देखा गया उस टाइम जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने देखा कि यार मतलब जनता का शोषण भी होता है हमारे समाज में, लोगों का शोषण भी होता है, मनुष्य ही मनुष्य का शोषण कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो इसके शोषण को रोकने के लिए भी कोई ऐसा अधिकार होना चाहिए। जैसे आप सबल हैं, आपके पास शक्ति है, आप बाहुबल हैं, आपके पास पावर है, तो आप किसी गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर वर्गों का शोषण करो, तो उसके पास भी वो अधिकार होना चाहिए ना कि वो ये कह सके कि हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप हमारा शोषण नहीं कर सकते। अगर आप हमारा शोषण करेंगे तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये इसके लिए साथियों 2 आर्टिकल में ये चीजें शामिल की गई कि हम किसी भी व्यक्ति का अगर शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध उसके पास क्या क्या अधिकार है, वो आर्टिकल 23 और 24 देखते हैं साथियों। आर्टिकल 23 क्या है और आर्टिकल 24 क्या है, इसको लिख लेना साथियों। सबसे पहले ये चार्ट बना लेना कि कौन कौन से अधिकार आज पढ़ेंगे और किस किस आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार हैं। कभी कभी एग्जाम में साथियों ये सीधा पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे आर्टिकल 25 से 28 में पूछ देगा कि कौन से अधिकार हैं, तो आप बता दोगे सीधा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर पूछ दिया आर्टिकल 29 से 30 में कौन अधिकार है, तो आप सीधा बता देंगे। आर्टिकल 32 में ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमेशा अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है साथियों, या लगभग पूछता ही रहता है वनडे एग्जामों में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, तो कहना आर्टिकल 32 में। ठीक है, अब हेडिंग 2 आर्टिकल 23 एक एक करके समझते चलते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है। एक एक करके हम आपको समझाते हैं फटाफट और आप मेरे साथ साथ साथियों समझते चलना और मेरे साथ साथ लिखते भी चलना और आपका तैयारी भी होती चलेगी साथ साथ। फिर उसके बाद रिवीजन करना और उसके बाद एग्जाम देना, एग्जाम क्वालिफाई करना, सिलेक्ट हो जाना, मिठाई खिलाना हमको। ठीक है, तो हम देखते हैं साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार में मुख्य रूप से दो आर्टिकल की बात की गई है। एक है हमारा आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है साथियों कि मनुष्यों का, आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्यों का, लिखते चलना,
आर्टिकल 23 कहता है मनुष्यों का दुर्व्यापार बलात् मनुष्यों का दुर्व्यापार बलात् और बेगार मनुष्यों का दुर्व्यापार बलात् और बेगार जो है नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जा रहा है, किसी व्यक्ति का बलात् किया जा रहा है या किसी व्यक्ति का बेगार किया जा रहा है तो ये नहीं किया जा सकता। अगर ये किया जा रहा है तो मतलब उसका जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका जो फंडामेंटल राइट है उससे उसकी छीनी जा रही है। और इसको साथियों वो मतलब कि ये इसको आधार बना के वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मौलिक अधिकारों को हनन से संबंधित याचिका दायर कर सकता है। तो मनुष्यों का दुर्व्यापार पहली चीज, बलात् दूसरी चीज और बेगार क्या होगा, नहीं किया जाएगा। दुर्व्यापार क्या है? दुर्व्यापार जैसे साथियों क्या होता है कि दुर्व्यापार समझना, जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी भी व्यक्ति का गलत मंशा के साथ, गलत उद्देश्य के साथ किसी भी व्यक्ति को क्या करे, बेच दे। जैसे पहले होता था कि माँ बाप पुराने समय में, आजादी के बहुत समय पहले क्या करते थे कि माँ बाप क्या अपने बच्चों को बेच देते थे, अपने बेटी को बेच दिए, अपने बेटे को बेच दिए और गलत संगत में आके किसी परिवार के सदस्यों को बेच दिए, पहली चीज। दूसरी चीज होती थी कि वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से मनुष्यों का जो है व्यापार किया जाता था, पुरुषों का और महिलाओं का, खास करके महिलाओं का। तो ये सब चीजें जो दुर्व्यापार होती है, दुर्व्यापार मतलब व्यापार तो हो लेकिन गलत उद्देश्य के साथ, दुर्व्यापार। तो दुर्व्यापार अगर किसी भी मनुष्यों का हो रहा है, मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा। अगर किसी भी मनुष्य का दुर्व्यापार हो रहा है तो उसको क्या है, मौलिक अधिकार का हनन है। बलात् का क्या मतलब होता है? बलात् समझना, बलात् का मतलब होता है साथियों कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हैं, हम हैं, हमको कोई भी काम करने का इच्छा नहीं, जैसे हमको मन नहीं है कि हम ये काम करेंगे। अगर कोई भी फैक्ट्री का मालिक आए बोले कि तुमको इस फैक्ट्री में जबरदस्ती काम करना है, मेरा मन नहीं है, तो मेरा मन नहीं है तो जबरदस्ती काम कराओगे। अगर मुझसे जबरदस्ती काम करा रहे हो मतलब कि मेरा शोषण कर रहे हो, तो मेरे से क्या करा रहे हो, बलात् करा रहे हो। बलात् का मतलब होता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जाके आपसे कोई भी काम कराना। अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध जाके आपसे कोई काम कराएगा, इसका मतलब है कि आपका शोषण हो रहा है और आपके पास आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 23 के तहत आपके पास ये जो फंडामेंटल राइट है कि आप इसके विरुद्ध सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब कि आपसे मजदूरी करवाए, आपसे काम करवाए और उसके बदले आपको कम वेतन दे। बेगार, या वेतन दे या तो वेतन दे ही ना, या तो कम वेतन दे या तो वेतन दे ही ना, जबरदस्ती आपसे काम करवाए, तो क्या हो गया, बेगार। तो दुर्व्यापार, बलात् और बेगार नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोग दुर्व्यापार क्या है, दुर्व्यापार मतलब मनुष्यों का व्यापार, वो भी गलत मनसे के साथ, जैसे वेश्यावृत्ति के लिए और मतलब कि किसी अन्य कामों के दास में, जैसे किसी को दास बनाना है, नौकर बनाना है, अपनी सेवा करवानी है, उसका खरीद लिया किसी व्यक्ति को। ये सब चीजें साथियों पहले बहुत होती थी। दास प्रथा जब चलती थी ना तो खरीदारी होता था मनुष्यों का, आदमी आदमी के खरीदते थे, पुरुषों को महिलाओं को खरीदते थे। तो ये सब नहीं होगा, बलात् नहीं होगा और बेगार नहीं होगा। ये हमारा आर्टिकल 23 में संविधान में हमारे लिखा गया है कि ये सब चीजें नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 क्या कहता है ये भी समझते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 24 आता है और आर्टिकल 24 कहता है साथियों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, क्या है, 14 वर्ष से, लिखते चलना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में, 14 वर्ष से कम उद्योग मतलब 14 वर्ष से कम आयु को बच्चों को खतरनाक उद्योग, कारखाना या खानों में, खान मतलब जहां पे खनन होता है, कोयला हो गया, कोई भी मतलब पत्थर हो गया या कुछ भी खनिज पदार्थ हो गया, ये सब खानों में काम पे नहीं लगाया जाएगा। काम क्या है साथियों? काम में नहीं लगाया जा सकता। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग, कारखाना या खानों में काम पे लगा रहे हो तो वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है और इसके आधार पे साथियों आपके साथ कार्यवाही हो सकती है। तो खानों में काम पे नहीं लगाया जाएगा। ये भी अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगा रहे हो तो ये उनका शोषण कर रहे हो और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में फंडामेंटल राइट है हमारा
कि अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, खानों, कारखानों इत्यादि में आप उनको रोजगार पे नहीं लगा सकते, तो काम में नहीं लगाया जाएगा। ये क्या कहता है? ये है साथियों हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों, खानों में काम में नहीं लगाया जा सकता। यहीं पे एक सवाल आता है कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि आप देखते होंगे छोटे छोटे होटल हैं, छोटे छोटे टी स्टॉल हैं, यहाँ पे देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। उन या तो उनके घर के ही होते हैं, या तो वो कहीं से उनको लेके आते हैं पैसा दे के। पैसा देके मतलब कि सैलरी पे उनको रखते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप देखते होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे, किसी दुकान, होटल, शॉप पे सब देखते ही होंगे। तो क्या ये भी हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है? ध्यान से समझना साथियों। न्यायालय ने कहा कि जैसे कोई बच्चा है 14 वर्ष से नीचे का, अगर उसको आप मतलब कि जबरदस्ती क्या मतलब कि अगर उसको आप काम पे करा रहे हो, अगर उससे काम ले रहे हो, तो ये अधिकार सुनिश्चित करना होगा कि वो जो है पार्ट टाइम कर रहा हो, जैसे वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, और उसके बाद साथियों जैसे उसके घर का कोई काम है, जैसे कोई चाय, अगर कोई किसी के पिताजी चाय बना रहे हैं और उसका बेटा जो है और वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, सब कुछ है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए दुकानों पे काम कर सकता है, ऐसा न्यायालय ने कहा हुआ है। लेकिन आप उनसे कोई खतरनाक काम, किसी जैसे ईंट भट्टे पे मजदूरी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, बहुत बड़ा काम होता है, उसमें शोषण होता है बच्चों का, उस पर नहीं करवा सकते। आप कोई बड़ी काम, बड़ी उद्योगों में नहीं लगवा सकते, कारखानों में काम नहीं करवा सकते, खानों में काम नहीं करवा सकते। तो ये हमारे आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, कामों, कारखानों इत्यादि में आप नहीं लगा सकते। बशर्ते एक चीज है, अगर वो बच्चा जैसे कोई छोटा मोटा दुकान है, जैसे चाय का दुकान है, जनरल स्टोर का दुकान है, ये सब दुकान है, अगर कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपने परिवार के सदस्यों का अगर वो हाथ बटाना चाहता है कि यार मतलब कि पिताजी हैं, माताजी हैं, वो खाना खाने जाना है, वो 15-20 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे के लिए देख लिया, तो वो जायज है, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन वो और काम करता रहेगा, पढ़ाई लिखाई अपना सब कुछ, खेल कूद सब कुछ करता रहेगा, बस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक बात कहोगे सर, अच्छी बात है, आर्टिकल 24 भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारा था 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार कि क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? पहली चीज कि मनुष्यों का दुर्व्यापार, बलात् और बेकार नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है, खतरनाक उद्योगों, कारखानों, खानों उद्योगों इत्यादि में उनको नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा हो गया आर्टिकल, क्या हो गया, आर्टिकल 23 और 24। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिकार। हमारा नेक्स्ट अधिकार है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 आर्टिकल में 25, 26, 27 और 28, इन चारों आर्टिकल को हम एक एक करके समझते हैं। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया संविधान सभा द्वारा, संविधान के सदस्यों द्वारा, संविधान में इसको क्यों लिखा गया, इसको भी जानना जरूरी है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान देना कि संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनको लगा कि यार जो भी हमारे देश में व्यक्ति रह रहे हैं, जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं, इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, इनको अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, किसी भी धर्म के जैसे पूजा करना है तो कैसे पूजा करना है, ये इनका मामला हो, ये खुद से स्वतंत्र है कि वो अगरबत्ती दिखा के पूजा कर रहे हैं कि नहीं दिखा के पूजा कर रहे हैं, वो दिया जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, ये उनका उनका मामला है, वो स्वतंत्र है कि वो कैसे पूजा कर रहे हैं। कोई हाथ जो ऐसे करके पूजा करेगा, कोई ऐसे करके पूजा करेगा, तो ये स्वतंत्र है, उनको कैसे पूजा करना है वो डिसाइड करे। कोई घुटने के बल बैठ के पूजा करेगा, कोई पालथी मार के पूजा करेगा। तो ये सब चीजें संविधान सभा ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इनको मूल अधिकार में शामिल कर दो कि वो इन सब चीजों को करने के लिए स्वतंत्र है। पहली बात हो गई। दूसरी चीज उन्होंने ये सोचा कि जैसे बहुत से साथियों जैसे धार्मिक संस्थान है, तो धार्मिक संस्थानों में किस प्रकार की पढ़ाई की जाएगी, या धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, यहाँ पे किस तरीके से वहां की व्यवस्था की जाएगी, इन सब चीजों के लिए उनको स्वतंत्रता देने के लिए ये हमारा 4 आर्टिकल के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दी गई है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्या कहता है, लिख लेना पहले, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने
आचरण करने, किसी भी व्यक्ति को, लिख के चलना साथ में, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। वह प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना कि हमारे जो भारत देश में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म, या तो वो हिंदू को माने, मुस्लिम माने, सिख माने, ईसाई माने, वो स्वतंत्र है कि किस धर्म को मान रहा है, वो उसको पूर्ण रूप से आजादी है कि वो किसी भी धर्म को मानने को माने, किसी भी धर्म को मानने की, उसके हिसाब से आचरण करने की। कैसे उसके हिसाब से, मतलब कि अगर जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मान रहा है तो हिंदू धर्म में कैसे आचरण करना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है कि माला जपना है कि क्या करना है, वो आचरण करने के लिए, आचरण मतलब कैसे उसके व्यवहार कैसे करना है, वो आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है कि अपने धर्म का प्रचार करे। जैसे आजकल देखते होंगे बहुत से बाबा उभर के आए हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, इनका सुने हो डायलॉग, क्या क्या डायलॉग देते हैं, कहते हैं बिस्कुट, बिस्कुट मतलब जिसमें 20 कूट कूट के भरा हो उसको कहते हैं बिस्कुट। ये तो हमारे बाबा लोग हैं। तो बाबा लोग क्या करते हैं, ये बाबा लोग धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो उनको प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्मों का क्या करो, प्रचार करो। आप गीता का उपदेश करो, अपने कुरान का उपदेश करो, आप अपने बाइबल का उपदेश करो, आप अपने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करो, आप अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो इनको क्या है, इनको स्वतंत्रता दी गई है। हम उनका ये क्या है, उनका फंडामेंटल राइट है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से वो आचरण कर सकता है और अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। इसके लिए साथियों कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है हमारे देश में स्वतंत्र है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ठीक बात कहोगे सर, अच्छी बात है, आर्टिकल 25 समझ में आ गया। इसी में एक विवाद आता है, जैसे एक आप सुने होंगे, एक संथारा प्रथा है। संथारा प्रथा क्या होता है, संथारा प्रथा में जैन जो होते हैं, जैन साधु, वो क्या करते हैं, अन्न जल ये सब का क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। मतलब भोजन का, पानी का, ये सब त्याग करके कहीं एकांत में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे अपना अपना ध्यान करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन ये सब करते हैं और भोजन छोड़ देते हैं। और वो तब तक करते हैं जब तक कि उनके क्या हो जाए, मृत्यु न हो जाए। तो इसके तहत साथियों क्या हुआ कि न्यायालय में मुद्दा उठाया गया कि ये तो आर्टिकल 21 आपको पढ़ाए थे, उसमें था कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो क्या इसमें वो ऐसा कर सकता है कि वो आर्टिकल अपने मौलिक अधिकार का हनन करके वो खुद से मृत्यु को गले लगा ले, क्या ऐसा कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संथारा जो प्रथा है, अगर कोई व्यक्ति खुद से मरना चाह रहा है तो उसके क्या है, उसके आचरण करने के अधिकार में आता है कि वो अपने धर्म के हिसाब से वो आचरण ही तो कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्र है, करे, धूमधाम से करे, जाए करे अपना, वो अपना पर्सनल व्यक्ति है, वो अपने धर्म को, अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर रहा है तो करे। इसलिए संथारा प्रथा को आर्टिकल 25 के तहत बताया गया कि उनका वो मौलिक अधिकार है। अगर वो उस धर्म के हिसाब से अगर वो चाह रहे हैं कि हम अन्न जल त्याग करके हम अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी हमको, तो कर सकते हैं, करे और अपनी मृत्यु को ग्रहण करे। ठीक है, उनके हिसाब से आचरण करे। तो ये साथियों हो गई हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 एक बार फिर से देखना, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से आचरण करने और उसका प्रचार करने के लिए वो क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये हो गई आर्टिकल 25। धार्मिक स्वतंत्रता में अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, लिखते चलना मेरे साथ साथ ही और समझते चलना कि क्या क्या है चीजें। ठीक है, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है साथियों कि प्रत्येक धार्मिक संस्थान, क्या है, प्रत्येक धार्मिक संस्थान, वहां पे क्या था, प्रत्येक व्यक्ति था, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक धार्मिक संस्थान। मूल अंतर साथियों इन दो आर्टिकल में यही है, प्रत्येक धार्मिक संस्थानों को, प्रत्येक जो है धार्मिक संस्थान या समुदायों को, संस्थानों या समुदायों को, प्रत्येक धार्मिक संस्थानों या समुदायों को धार्मिक मामले से संबंधित जो भी विषय है, धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी विषय है, धार्मिक मामलों से संबंधित विषय में, धार्मिक मामलों से संबंधित विषयों में उनको क्या कर दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। विषयों में निर्णय करने का क्या होगा, उनको अधिकार होगा, निर्णय करने का अधिकार होगा।
ध्यान देना, समझना इसको क्या कह रहा है आर्टिकल। हमारे संविधान का आर्टिकल 26 क्या कह रहा है। पहली चीज, आर्टिकल 25 था कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संस्थान है, यहाँ पे क्या है, धार्मिक संस्थान या समुदाय को क्या करना है, धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी विषय, जैसे कि मंदिर में पुजारी कौन रहेगा, तो ये निर्णय कौन करेगा, ये निर्णय, मंदिर क्या है, एक धार्मिक संस्थान है और उसके धार्मिक मामला मतलब उसके यहाँ पूजा पद्धति कैसी होगी, उसके यहाँ कौन पूजा कर सकता है, ठीक है, और उसके यहाँ जो है पूजा के करने का मतलब कि कौन सा नियम विनियम होगा, उसके यहाँ पुजारी किसको रखा जा सकता है, ये सब चीजें जो भी धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी विषय है उसका निर्णय करने का अधिकार किसको होगा, वो धार्मिक संस्थान और समुदायों को ही होगा। ध्यान देना, समझना। जैसे कोई सिख का गुरुद्वारा है तो सिख के गुरुद्वारा में कोई भी नियम विनियम बनाया जा रहा है तो ये सिखों को ही अधिकार है कि वो अपने धार्मिक संस्थानों, ये धार्मिक संस्थानों या समुदायों को ही अधिकार है कि वो वहां पे जो भी उससे संबंधित विषय है कि लंगर चलाना है कि नहीं चलाना है, जूता चप्पल कहाँ रखना है, या मंदिर में पूजा की पद्धति कैसी रखनी है, मस्जिद में गुरुद्वारा में पूजा की पद्धति कैसी रखनी है, ये सब सारी चीजों का निर्धारण कौन करेगा, कोई भी धार्मिक संस्था या समुदायों को पूर्ण रूप से आजादी है कि वो धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी विषय है वो उनका निर्धारण वो खुद से करे। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आगे उनको कानून बना के उनको रोक सकता है। अगर कोई कानून बना के अगर उनसे ये चीजें छीन रहा है तो उनका मौलिक अधिकार का हनन है और ये मौलिक अधिकार के हनन के आधार पे वो कहाँ जा सकते हैं, वो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक बात समझ गए। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संस्थान, वहां पे प्रत्येक व्यक्ति था, यहाँ पे प्रत्येक धार्मिक संस्थान है। यहीं पे एक चीज निकल के आती है साथियों, एक केस निकल के आता है। एक सबरीमाला मंदिर है केरल में, बहुत प्रसिद्ध है, स्वामी अरियप्पा महाराज की वहां पे एक बहुत 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 बड़ी मंदिर है केरल में। तो वहां पे एक नियम है कि राजस्वला महिलाएं, जैसे जिनका पीरियड्स आता जाता है, जिनका पीरियड्स आने लगता है, जो भी महिलाएं हैं जिनका पीरियड्स आने लगता है, उनको कहा गया कि राजस्वला महिलाओं को क्या है, मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई भी महिला या स्त्री जिसको पीरियड्स आ रहा है, पीरियड्स आने लगा है, तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है, अगर धार्मिक संस्थान है या समुदाय है, तो धार्मिक मामलों से संबंधित विषयों में निर्णय करने का अधिकार क्या है, उनका है। तो वो कहें कि हाँ ये तो मेरा अधिकार है, हमें निर्धारण कर सकते हैं कि मंदिर में आना है कि नहीं आना है, ये तो मेरा अधिकार है। तो केरल में ये चीजें बनाई गई और इसको साथियों क्या किया गया कि केरल के जो विधानसभा है वहां पे इसको नियम बना दिया गया, वहां पे कानून बना दिया गया। सोचो कितनी बड़ी मान्यता है उस मंदिर की और उसमें कितनी लोगों की आस्था है। तो कानून बना दिया गया कि ठीक है, राजस्वला जो महिलाएं हैं, या जो राजस्वला महिलाओं का मतलब जिनको पीरियड्स आ रहा है, राजस्वला जो महिलाएं हैं उनको क्या है, अब मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगी। ये निर्णय तो कानून बना के कर दी गई। अब इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई, चुनौती दी गई। मंदिर की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि आर्टिकल 26 के तहत हमारा ये खुद का इंटरनल मामला है, ये हमारा धार्मिक मामलों से संबंधित विषय है, इसका निर्धारण हम खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, तुम निर्धारण करो, अच्छी बात है, ये मंदिर की जिम्मेदारी है, धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी है, धार्मिक समुदायों की जिम्मेदारी है, धार्मिक मामलों का निर्धारण वो खुद कर सकते हैं। लेकिन और भी तो आर्टिकल है, और भी तो फंडामेंटल राइट है, उसका हनन नहीं हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति को, अगर आप किसी भी, अब देखो आर्टिकल हमारा 14, आर्टिकल 15 पढ़ना, आर्टिकल 14 पढ़ना, समता या समानता के अधिकार में, उसका भी तो हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 क्या कर रहा है, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसका भी तो हनन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे नहीं कर सकते, आप उनको रोक नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि आप नहीं रोक सकते, आप धार्मिक मामलों के तहत आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप दूसरे की स्वतंत्रता को छीन के अपने स्वतंत्रता को लागू नहीं कर सकते, आप उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, आप उसके व्यक्ति पूर्वक मतलब गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार आप उससे छीन रहे हैं, आप उसकी समानता या स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं, आप उसकी जो है कहीं भी विचरण मतलब कि आने जाने का अधिकार उससे क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। ये सब सारी चीजें छीन रहे हैं। इसके आधार पे जो सबरीमाला विवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो कानून बनाया गया है विधानसभा द्वारा, ये गलत कानून है और सभी वर्ग के महिलाओं को और सभी पुरुषों को मंदिर में जाने का अधिकार होगा। तो ये विवाद, ये साथियों बहुत बड़ा विवाद था। इस पे हम एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं, बना के आपको हम शॉर्ट में 15-20 मिनट में समझा देंगे कि ये विवाद क्या था, कैसे था। तो ये चीजें हो गई।
मतलब एक चीज यहाँ से समझना कि प्रत्येक जो भी धार्मिक संस्थान है उनको समुदायों को अपने धार्मिक मामलों से संबंधित विषयों में निर्णय करने का क्या होगा, अधिकार होगा। ये हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 26। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 देखते हैं, आर्टिकल 27 क्या कहता है, और फिर ये आर्टिकल 28 बारी बारी से करके देखते चलते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य जो है, क्या कहता है, राज्य, राज्य का मतलब कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य जो है क्या है, ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, ऐसा कोई कर, कर का मतलब टैक्स, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा, राज्य जो है ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय को क्या किया जाए, किसी धर्म को, किसी धर्म के विकास करने के लिए लगाया जाए। राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त जो आय है, प्राप्त आय का उपयोग कहाँ किया जाए, किसी धर्म को उन्नति, किसी धर्म के क्या करे, उन्नति में किया जाए। देखो, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय का उपयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया जाए, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया जाए। कहोगे सर सही बात है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 ये कहता है, जैसे आर्टिकल 27 के तहत ये राज्यों पे प्रतिबंध लगाई गई है, तो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगा सकता। तो ये राज्यों पे प्रतिबंध है कि राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा कि उससे जो भी प्राप्त है, जैसे ऐसा राज्य ऐसा नहीं करेगा कि आप पे टैक्स लगा दे और आप पे टैक्स लगा के जो भी पैसा है उसको किसी विशेष धर्म, जैसे जैन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए वो टैक्स लगाए। तो ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा टैक्स लगाया जा रहा है हम पे, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसको हम याचिका दायर करके इसको हम अपील कर सकते हैं और इस पर सुनवाई कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे जो भी आय प्राप्त हो रही है उसका किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए किया जाए। ऐसा कोई भी टैक्स राज्य जो है नहीं लगाएगा। यहीं पे स्टार करके लिख लेना। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या शुल्क लगा सकता है, फीस, तो आप कहोगे सर शुल्क तो लगा सकते हैं, टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे आप किसी मंदिर में जाते होंगे तो वहां पे कोई टिकट कटता होगा या कोई भी ऐसा शुल्क लगता होगा कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए टिकट दो। वो मंदिर की प्रशासन शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो पैसा चाहिए होता है। तो मंदिर के प्रशासन में टैक्स, राज्य कोई टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन राज्य जो है शुल्क लगा सकता है, फीस लगा सकता है, और वो शुल्क लगा के उसी मंदिर के विकास में या किसी भी उसी धर्म के विकास को लिए लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है, फीस लगा सकता है। अब फीस लगा दोगे कि जैसे कोई भी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, मान लेते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर है या महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पे फीस लग गया कि 5 रुपया का टोकन कटेगा, ये मंदिर की व्यवस्था सबको चलाने के लिए जरूरी है। 5 रुपए का फीस है, आप दो और मंदिर में दर्शन करो। तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन कहोगे कि नहीं, ये मौलिक अधिकार का हनन है, 27 में कहा गया है। नहीं, तो ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। फीस लग सकता है। अगर एग्जाम में भी आ जाए कि क्या राज्य जो है किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई फीस लगा सकता है, तो आप कहना हाँ फीस लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकता कि सभी व्यक्तियों पर टैक्स लगा दे और उससे जो भी पैसा है वो किसी धर्म को लिए दे रहा है, ये नहीं कर सकता। ये हो गई हमारी आर्टिकल 27। ठीक है, समझ गए ना ध्यान से। अब आर्टिकल 28 क्या कहता है, एक एक करके समझते चलते हैं और आपका जो है मौलिक अधिकार आप अपने समझते चलिए कि हमारे क्या क्या अधिकार है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 साथियों क्या है, आर्टिकल 28 है धार्मिक जो शिक्षण संस्थान है, धार्मिक जो शिक्षण संस्थान है, जैसे जहां पे धर्म की शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षण संस्थान और राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करता है। क्या करता है, धार्मिक जो शिक्षण संस्थान है जहां पे धर्म की शिक्षा दी जा रही है, जैसे मदरसा है, कोई गुरुकुल है, ये सब चीजें जहां पे धार्मिक शिक्षण संस्थान है, वहां पे राज्यों के बीच संबंध को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान और राज्यों के बीच क्या होगा, क्या संबंध होगा, संबंध को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज बताई गई कि क्या, सबसे पहली चीज बताई गई
कि वे धार्मिक शिक्षण संस्थान, यहाँ पे आप लिखते चलना, यहाँ पे लिखना, पहले हेडिंग यहाँ पे ऊपर लिख लेना कि धार्मिक संस्थान, अब लिख लेना धार्मिक संस्थान और शिक्षा। ठीक है, आप एक चीज देखना, पहली चीज कि वे धार्मिक संस्थान जहां पे क्या है, राज्य क्या करता हो, राज्य उनको क्या करता हो, पूरी तरीके से भी उनको वित्त पोषित करता हो। ध्यान देना, पहली चीज है, ये हेडिंग देना है धार्मिक शिक्षण संस्थान, और पहला शिक्षा, यहाँ पे लिखना है कि वे शिक्षण संस्थान जिनको क्या करता है, राज्य जो है पूर्ण रूप से क्या देता है, पूर्ण रूप से पैसा देता है, पूर्ण रूप से वित्त पोषण करता है, पूर्ण रूप से, मतलब कि वहां भी जितनी भी चीजें हो रही है वो राज्य कर रहा है। तो क्या वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो कहोगे सर धार्मिक शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जा सकती। अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जहां पे जिसको जो है राज्य पूर्ण रूप से वित्त पोषण कर रहा है, वित्त पोषण अगर कर रहा है, तो क्या वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? तो कहोगे सर नहीं दी जा सकती, ऐसे शिक्षण संस्थानों पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जिसको राज्य क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से वित्त पोषित कर रहा है। दूसरी चीज कि वैसे शिक्षण संस्थान जिनको पूर्ण रूप से वित्त पोषित नहीं कर रहा है लेकिन आर्थिक सहायता दे रहा है। दूसरी चीज क्या है, अगर क्या आर्थिक सहायता दे रहा है तो क्या कर सकती है, आर्थिक सहायता अगर दे रहा है तो क्या कर सकती है? कहोगे सर आर्थिक सहायता दे रहा है तो कर तो सकती है, क्या कर सकती है, धार्मिक शिक्षण संस्थानों क्या कर सकती है, कर सकती है, लेकिन उनको क्या किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे ध्यान देना कि अगर कोई भी राज्य किसी भी स्कूल या किसी भी शिक्षण संस्थानों को सहायता दे रही है, अगर वो पूर्ण रूप से वित्त पोषण कर रही है तो ना तो उनको शिक्षा दी जा सकती है, बाध्य तो किया ही नहीं सकता, मतलब उनको शिक्षा दी ही नहीं जा सकती धार्मिक शिक्षा। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सहायता दे रही है, बाकी सारा प्रबंधन जो भी मैनेजमेंट है वो सारा अगर वो शिक्षण संस्थान कर रही है, तो कहोगे सर क्या इसमें शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये पढ़ना ही है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि हमको नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेगा, उसको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं पढ़ना ही है, पढ़ो तुम, वो नहीं पढ़ सकता, उसको नहीं मन है तो नहीं पढ़ सकता। क्या राज्य द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त है, जैसे कोई भी स्कूल देखते होगे वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो क्या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त में भी क्या होती है, इसमें भी क्या होगी, धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है लेकिन उनको बाध्य जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, और चौथी चीज, अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जो एकदम मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनके समुदायों के लिए बनाया गया है, मतलब कि जो अन्य शिक्षण संस्थान है, क्या इनमें दी जा सकती है? कहोगे सर दी भी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है। ठीक है, ये चार चीजें निकल के आती है। तो आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 वही है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान और राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करता है। क्या कहता है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है जहां पे राज्य जो है पूर्ण रूप से क्या कर रही है, वित्त पोषण कर रही है, उनको जो है पूर्ण रूप से पैसा दे रही है, पूरी मैनेजमेंट कर रही है, सब कुछ पूरी व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके शिक्षक से लेके पैसे से लेके सब कुछ अगर राज्य कर रही है, तो कहोगे सर वहां पे शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा, ना तो उनको बाध्य किया जा सकता है ना तो शिक्षा दी जा सकती है, खत्म, कुछ नहीं किया जा सकता। और जो आर्थिक सहायता प्राप्त है या जो जिनको राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या इनमें की जा सकती है? कहोगे सर शिक्षा तो दी जा सकती है लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब दो, लेकिन अगर उनका मन नहीं है कि धार्मिक शिक्षा लेना है तो उनको कोई मतलब आपको कोई अधिकार नहीं कि उनको बाध्य करो, वो नहीं कर सकते। और अन्य जैसे मदरसा हो गया या ये सब चीजें हो गई जो राज्य द्वारा कोई मतलब नहीं है उनको, मदरसा हालांकि राज्य द्वारा उनको सहायता मिलती है लेकिन अन्य स्कूल जैसे कोई भी अपना प्राइवेट चल रहा है उसको राज्य से कोई मतलब नहीं, राज्य से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो कर भी सकता है और किसी भी व्यक्ति को बाध्य भी कर सकता है कि आप इसको मानो। ठीक बात, ये आर्टिकल 28 के तहत हमारी क्या है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। इसको बना लेना चार्ट पूरा, ये लिख लेना पहले आर्टिकल 28 में क्या है और फिर 4 इसमें कंडीशन बताएगी, ये चारों कंडीशन को लिख लेना, पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, ये हमारे हो गए 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल में साथियों हमारा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम अपने नेक्स्ट अधिकार की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट अधिकार क्या है, बताओ क्या है हमारा नेक्स्ट अधिकार, इसको लिख लेना पूरा चार्ट बना के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट अधिकार क्या है, बताओ फटाफट, बताओ, सोचो, सोच नहीं पा रहे हो?
चलो हम ही सोचा देते हैं आपको। सोच नहीं पा रहे हो? आर्टिकल 29-30 क्या कह रहा है? आर्टिकल 28 तक हो गया। हमारा जब जो अगला मौलिक अधिकार है वो आता है अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार, कि हमारे जो मतलब कि अल्पसंख्यक हैं, जो भी हमारे माइनॉरिटी हैं, तो उनसे संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया। हमने देखा साथियों कि जैसे जो संविधान सभा थे उन्होंने देखा कि कोई भी समाज या कोई भी क्षेत्र में कोई ऐसा मतलब कि ग्रुप हो सकता है, कोई ऐसा समुदाय हो सकता है जिसके मेंबर बहुत अधिक हो। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू किसी क्षेत्र में बहुत अधिक हो सकते हैं, और कोई भी उस समुदाय के लोग बहुत कम हो सकते हैं, तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ अधिकार तो होना चाहिए ना। जैसे एक ध्यान देना कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब है जो अल्प हो अपनी संख्या में। अल्पसंख्यक का मतलब ही होता है कि अल्प हो, कम हो, कहाँ? अपनी संख्या में। तो अल्पसंख्यक जो अपनी संख्या में कम होते हैं उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। पहली बात, अगर वो कम है तो उनके अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, उनके अधिकारों को भी तो सुरक्षित किया जाएगा ना। तो उनके क्या क्या अधिकार है? उनके अधिकार को दो आर्टिकल में, आर्टिकल 29 और 30। अब अगला हेडिंग देना अल्पसंख्यकों के अधिकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकार में हम समझते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 क्या कहता है, अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं उनके क्या क्या अधिकार है। सबसे पहली चीज स्टार बना के लिख लो कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। लिखो लिखो, स्टार बनाओ, स्टार बना के लिखो कि हमारे संविधान में, हमारे संविधान में, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को, देखो, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। लिख लिए? लिखो, हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को परिभाषित कहाँ किया गया है? अल्पसंख्यकों को परिभाषित संसद द्वारा जो कानून बनाया गया अल्पसंख्यकों से संबंधित, उनमें उनको परिभाषित किया गया है। नागरिकों को, अब हेडिंग देना आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है अभी देखना। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी लिपि है, जिसकी अपनी लिपि है, जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी संस्कृति है। क्या कह रहा है? नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी लिपि है, जिसकी अपनी भाषा है और जिसकी अपनी संस्कृति है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति है, उसको क्या करना है? संरक्षण का अधिकार है। उसको क्या कर सकता है? वो उसको क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है। तो ये भी हमारा क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग मतलब जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी नागरिक है, उनके प्रत्येक वर्ग को, जो भी अल्पसंख्यक है, उनको अपनी लिपि, लिपि समझ रहे हो क्या होता है? लिपि जैसे क, ख, ग, ये क्या है? हमारी लिपि है। अगर हम किसी भी वर्ड को अगर हम लिख दे रहे हैं तो ये हमारी क्या है? लिपि है। तो ये हमारी लिपि को, हमारी भाषा को, हमारी भाषा जैसे हिंदी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, ये जो भी भाषा है, और हमारी संस्कृति, संस्कृति मतलब हमारी खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारी पूजा पद्धति, जो भी हमारी संस्कृति है, सभी वर्गों को ये अधिकार है कि उसको संरक्षित करके रख सके। ये क्या है? अल्पसंख्यकों का अधिकार है। जैसे कोई भी छोटा समुदाय है, कोई भी अल्पसंख्यक है, अगर उसकी कोई लिपि है, उसकी कोई भाषा है, उसकी कोई संस्कृति है, तो वो उसको क्या कर सकता है? उसको संरक्षण कर सकता है। उसको संरक्षण का पूरा अधिकार है। वो लिपि को संरक्षित कर सकता है, अपनी भाषा को संरक्षित कर सकता है, अपनी संस्कृति को संरक्षित करता है, और वो संरक्षण करने की प्रक्रिया में वो कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसकी लिपि, भाषा, संस्कृति क्या हो? संरक्षित हो। तो ये हमारा आर्टिकल कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी लिपि होगी, जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी संस्कृति है, वो उसको क्या करेगा? वो उसको संरक्षण करने का अधिकार उस नागरिक को ही है। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल 30 देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, एक चीज और समझना कि हमारे देश में अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जो हैं वो कौन होते हैं? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो अल्प है अपनी कहाँ? अपनी संख्या में। जो अल्प है अपनी संख्या में मतलब जो कम है अपनी संख्या में, उनको हम कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक साथियों एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं,
जैसे जैसे कोई भी मुस्लिम समुदाय है और ऐसे मतलब ये क्षेत्र जहाँ पे हिंदू समुदाय बहुत अधिक है, मुस्लिम समुदाय कम है, तो हम कहेंगे क्या है, मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक है। जैन क्या है, अल्पसंख्यक है। तो धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यकों को डिफाइन किया जाता है, और एक भाषाई आधार पे भी अल्पसंख्यक होते हैं। भाषाई आधार पे भी अल्पसंख्यक होते हैं। धार्मिक आधार पे होते हैं और एक भाषाई आधार पे। भाषाई आधार का मतलब जैसे कन्नड़ हो गए, तेलुगु हो गए, तमिल हो गए, अगर इनकी बहुत छोटी आबादी है हिंदी धर्म की, भोजपुरी धर्म की अपेक्षा में, हिंदी खड़ी बोली की अपेक्षा में, तो ये अपने भाषा को भी संरक्षित कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब एक धार्मिक आधार पे होता है, एक भाषाई आधार पे होता है। ये दोनों अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है। आर्टिकल 30 और 31 के तहत जो भी अधिकार है वो दोनों अल्पसंख्यकों को अधिकार है, धार्मिक को भी और भाषाई को भी। ये दोनों अधिकार है कि ये क्या कर सकते हैं, अपने अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये तो आर्टिकल 29 हो गई। आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, क्या कहता है, सभी अल्पसंख्यक। सभी अल्पसंख्यक मतलब अभी आपको बताया ना, अल्पसंख्यक मतलब क्या, एक तो धार्मिक और एक भाषाई। कह रहा है आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यक को अपने इच्छा अनुसार, क्या कर रहा है कि सभी अल्पसंख्यक को अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थानों को, सभी अल्पसंख्यक को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों को क्या करने का अधिकार है, स्थापित करने का अधिकार है। ध्यान से समझ, लिखते चलना, क्या कह रहा है, ध्यान देना। सभी अल्पसंख्यक, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं चाहे भाषाई अल्पसंख्यक है, ये दोनों अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी शिक्षण संस्थान है, या तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या तो भाषाई अल्पसंख्यक हो, इन दोनों अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी शिक्षण संस्थान है उनको क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। जैसे अगर मुस्लिम, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, मदरसा। मदरसा क्या है, ये उनके मदरसा इसी पे इसको स्थापित किया गया है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है आर्टिकल 30 के तहत। धार्मिक अल्पसंख्यक है तो इनको यह अधिकार है कि हम अपने शिक्षण संस्थानों को क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थानों को हम स्थापित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 हमारा यही कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो, इनको वे अधिकार है कि वे अपनी इच्छा अनुसार जो है, अपनी इच्छा अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों को क्या कर सके, अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 30, लिख लेना इसको। आर्टिकल 30 क्या कहता है, सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो भाषाई हो, उनको अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, मदरसा। ठीक बात हो गया सर, अच्छी बात। तो ये यहाँ पे हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये यहाँ पे जाके समाप्त होता है। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, अल्पसंख्यकों से संबंधित स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार है, दो अधिकार है, दोनों अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। आर्टिकल 31 साथियों क्या है, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, उसको आपको बताए थे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा के 300 क में जोड़ दिया गया। तो आर्टिकल 31 हमारे मूल संविधान में था, अभी वो नहीं है, आर्टिकल 31 नहीं है। अब हम एक महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर का है, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे साथियों आपको अगर कोई भी रोग होता है, आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको कोई भी तकलीफ होती है, तो आप क्या करते हो, उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। ध्यान देना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपके शरीर में कोई भी समस्या होती है, उसका उपचार इलाज कराने के लिए आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए गए, संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो उनका उपचार कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, उनका उपचार कराने के लिए हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं, सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब
सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान से समझते चलना कि अगर आपके शरीर में आपकी दिक्कत कोई भी होगा तो आप उसका उपचार कराने कहाँ जाएंगे, उसका इलाज कराने कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे मूल अधिकारों से हमसे कोई छीन रहा है, हमारे मूल अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, या हमारे जो भी मूल अधिकारों को कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको हम संवैधानिक उपचार कराने कहाँ जाएंगे, हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम जिला में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा नहीं। हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपने संविधानों को क्या कर सकते हैं, अपने मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं, अपने मूल अधिकारों को हम लागू करवा सकते हैं। ठीक बात हो गया सर, सही बात है। तो आर्टिकल 32 क्या है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत साथियों क्या होता है कि अगर आपके या किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन हुआ हो, या मूल अधिकार को बाधित किया जा रहा हो, मूल अधिकार को छीना जा रहा हो, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ये कहाँ है, आर्टिकल 32 में है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है साथियों, ये 5 प्रकार के रिट दायर कर सकती है। 5 प्रकार के, लिख लेना कि 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार की रिट जारी करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। यहीं पे एक चीज और समझते चलना कि हम अपने जो भी मूल अधिकार है इसके हनन को लेके हम हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, लिख लेना, आर्टिकल 226 जो है वो कहता है कि अगर ये जो रिट जारी करानी है, 5 प्रकार की रिट जारी करानी है, तो आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट मतलब कि जो उच्च न्यायालय है इसको क्या है, रिट जारी करने की शक्ति है। रिट जारी करने की क्या है, अधिकार है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, तो कौन सा आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, रिट क्या है, घबराना मत, अभी हम 5 प्रकार के रिट एक एक करके हम समझाएंगे। तो हाई कोर्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226। यहीं पे एक चीज और समझते चलना कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, मौलिक अधिकार पे ही रिट जारी कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, देखना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ किस पे जारी कर सकती है, सिर्फ 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 और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही जारी कर सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, इसके नीचे लिख लेना, जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो भी हमारे अदर राइट है, आपको हम राइट पढ़ाए थे ना, उसमें आपको बताए थे कि हमारे और कौन कौन से राइट है, जैसे हमारा मानव अधिकार है, हमारा प्राकृतिक अधिकार है, हमारा हमारा कानूनी अधिकार है, हमारा गैर संवैधानिक अधिकार है। ये सब अधिकार के भी अगर आपको रिट जारी कराना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी रिट है वो कौन जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। ये केवल फंडामेंटल राइट पे जारी करेगा, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को अदर राइट पे रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में देखोगे आप कि हाई कोर्ट को क्या है, ज्यादा पावर है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट पे भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, केवल फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी कर सकती है। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गई। ये लिख लेना, कभी की एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि केवल फंडामेंटल राइट पे जारी करने का अधिकार किसको है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि रिट जारी करने के अधिकारों में किसको अधिक शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को कि उच्च न्यायालय को। तो आप कहना अगर रिट जारी करने के अधिकार में उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्ति है। लोगों के दिमाग में एक ही चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय से ऊपर होता है तो उसको ज्यादा अधिकार होगा, लेकिन नहीं, रिट जारी करने में फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट पे भी उच्च न्यायालय जारी कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट पे ही जारी करती है। ठीक बात, ये चीजें लिख लो आर्टिकल 32 में क्या क्या है। एक चीज यहीं पे स्टार बना के लिखो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है, लिखो, स्टार बना के नीचे लिखो कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का कुछ भी हनन हो रहा है,
तो हम उसका उपचार कराने के लिए कहाँ जाएंगे? न्यायालय जा सकते हैं, सीधे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और वहां से 5 प्रकार के रिट को क्या करते हैं? जारी करवाते हैं। कौन कौन से रिट है हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। रिट जारी करने में किसको ज्यादा अधिकार है? उच्च न्यायालय को ज्यादा अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या है? कम अधिकार है। ये ध्यान देना। सर्वोच्च न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो अदर राइट है उस पर भी रिट क्या करती है? जारी करती है। अब ये 5 प्रकार की रिट क्या क्या है? ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? एक एक रिट को हम समझते हैं। रिट का मतलब क्या होता है? 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं इसको हम समझते हैं। 5 जो रिट हैं इनको हम समझते हैं। पहले प्रकार की रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये समझना कि ये क्या है। पहले प्रकार की रिट है। 5 प्रकार की रिट में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ध्यान देना। ये बंदी का मतलब बंदी नहीं है। आजकल के युवाओं में एक खास वर्ड होता है बंदी। मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, देखना मत, छूना मत, बोलना मत, मेरी बंदी है, दूर रहना उससे। तो वो वाली बंदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बंदी का मतलब जो कैदी होता है, जिसको कानून शासन प्रशासन क्या करते हैं? उसको उठा लेती है, उसको कैदी कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसको भी तुम बंदी कहते हैं ना। बंदी मतलब जिसको जो कैदी होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जो भी बंदी है, अगर देखना समझना ध्यान से, अगर सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करती है, सर्वोच्च न्यायालय ये रिट कब जारी करती है? ध्यान देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि न्यायालय कहता है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय गया है या उच्च न्यायालय गया है, दोनों जा सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत कहाँ जाता है? हाई कोर्ट जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर न्यायालय ने अगर इसको जारी कर दिया तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो भी बंदी है, जो भी बंदी है, जो भी कैदी है, उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लेके आओ। अगर जैसे आपके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कानून प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया, किसी व्यक्ति को उठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि उसको रखे कहाँ है, उसको पता ही नहीं है आपको कि वो है कहाँ, कौन से जेल में है, कहाँ है, कैसे है, आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? ये इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर करने की शक्ति आपके पास है, रिट दायर कराने की शक्ति। आप सीधे न्यायालय जाओ और कहो कि एक रिट दायर करो और वो याचिका दायर करो, उसमें कहो कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करो और हमारे जो पिताजी हैं या चाचा जी हैं उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहो। अगर न्यायालय ये रिट जारी, अगर न्यायालय को लगा कि हाँ ये चीजें सही है, कानून के अनुसार ये चीजें गलत हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये रिट जारी कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर रिट जारी कर दिया तो उस संस्थान को या वो भी जो भी शासन है उसको, जो भी बंदी बनाया है जिसको, उसको प्रत्यक्ष रूप से कहाँ करना होगा? न्यायालय के सामने बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि न्यायालय ये जारी करता है, न्यायालय ये जारी करता है और कहता है कि बंदी को क्या करो? बंदी को मतलब कैदी को, बंदी मतलब कैदी को क्या करो? प्रत्यक्ष रूप से क्या करो? प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में क्या करो? पेश करो। ऐसा नहीं कि आप इसको छुपा के कहीं रख लोगे, वो भी तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण साथियों, ये किसी भी मतलब कि लोक अधिकारी, जो भी पब्लिक ऑफिसर है, ये लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। कभी कभी पूछ देता है कि किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और कोई निजी व्यक्ति, जैसे अगर कोई निजी व्यक्ति है, वो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को उठा ले गया और ले जाके उसको रखा है, तो कोई भी संस्था हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, कोई निजी व्यक्ति हो गया या कोई भी लोक अधिकारी मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसर, आईएएस आईपीएस या कोई भी पुलिस प्रशासन, कुछ भी कोई भी हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति को कैदी कर लेता है तो न्यायालय कहता है कि जो भी बंदी को आप है, जो भी आप कैदी है, उसको प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में मेरे सामने लाओ। हम पहले उस पर देखेंगे, उस पर फिर निर्णय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होता है कि न्यायालय क्या कहता है कि जो भी बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे कहाँ लाओ? हमारे सामने लाओ। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके विरुद्ध जारी होता है? लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है।
यहीं पे एक चीज और समझते चलना, हमने आपको आर्टिकल 22 में पढ़ाया था निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो भविष्य में अपराध करेगा, इसको आधार बनाते हुए उसको हम गिरफ्तार कर लें। अभी वो अपराध नहीं किया है, लेकिन जैसे मान लें कि आप बहुत बड़े माफिया हो और हमको लग गया कि आप कुछ करोगे, कुछ खुरापात तो करोगे, ये हमको पता है कि कुछ ना कुछ अड्डवाल तो करोगे और हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था को तुम भंग करोगे। तो हमको क्या होगा कि ये अगर आभास हो गया कि तुम ऐसा कर सकते हो या आप ऐसा कर सकते हो, तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। तो क्या निवारक नजरबंदी में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, क्या उसको न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है? जैसे राज्य क्या कि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर लिया शंका के आधार पे कि ये ऐसा करेगा, गिरफ्तार कर ली। अब उसके परिवार के या उसके वकील चले गए न्यायालय और कहे कि सर पता ही नहीं है वो कहाँ निवारक नजरबंदी के तहत रखे गए हैं राज्य के द्वारा, पता ही नहीं चल रहा है। आप ये रीट जाहिर करो और हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको क्या करो, हमको जानने की तो मिले कि वो है कहाँ, उसको बंदी को प्रत्यक्ष करो। तो क्या निवारक नजरबंदी के तहत व्यक्ति जो होते हैं उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी हो सकता है? क्या हो सकता है? तो कहोगे सर हाँ हो सकता है। स्टार बना के लिखना कि निवारक नजरबंदी, स्टार बना के लिखना नीचे कि निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी मतलब समझ गया ना, शंका के आधार पे किसी को गिरफ्तार कर लेना। निवारक नजरबंदी पे क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू हो सकता है? कहोगे सर हो सकता है। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो क्या ये जारी कर सकते हो? कहोगे हाँ सर जारी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। आपातकाल से क्या मतलब है, उसका भी तो कुछ अधिकार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करो और उसको क्या करो, उसको सामने लेके आओ। दो चीजें स्टार बना के लिख लेना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ या निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो कहना हाँ जारी की जा सकती है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल में पूछ दे कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, क्या उस समय जारी कर सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल जारी कर सकते हैं, धूमधाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख लेना, समझते चलना। अगर आपको कभी कोई गिरफ्तार कर लेना और पुलिस उठा के ले जाए तो अपने माँ बाप से बता देना कि हमारे पास ये अधिकार है, आप न्यायालय चले जाना और न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करा लेना। सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ऐसा नहीं है कि हमको न्यायालय जाना, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ और कहो न्यायालय से कि देखो ऐसा ऐसा मेरे परिवार के लोगों को उठा ले गया है, 32 के तहत रेट जारी करो और बुलाओ उसको, दिखाओ हमको कहाँ है। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। परमादेश का मतलब होता है, इसमें दो शब्द से मिलकर बना है, परम और आदेश। क्या है? परम आदेश। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी या कैदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय कहता है कि मेरे सामने लेके आओ, बंदी को प्रत्यक्ष करो हमारे सामने। वैसे परमादेश में न्यायालय क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। जैसे जैसे आप किसी कार्यालय में, किसी सरकारी ऑफिस में आप गए, वहां पे आप देखे कि कोई व्यक्ति जो है अपने जो भी उसको काम दिया गया सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, वो काम कर नहीं रहा है सही से, वो काम सही से कर नहीं रहा है। और आपको, जैसे आप गए किसी कार्यालय में काम करने के लिए, वो कह रहा है कल आओ, परसों आओ, जाओ नहीं करेंगे, ये वो तीन तेरह कर रहा है, तो आप कहोगे सर ठीक है हम न्यायालय जाएंगे और आर्टिकल 32 के सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाके उनसे परमादेश का रेट जारी करवाएंगे और फिर तुमको बताएंगे। क्या परमादेश? परमादेश क्या कहता है कि परमादेश में न्यायालय किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वो आदेश दे सकता है कि आप अपने दिए गए कार्यों को क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे पूछ सकता है। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब क्या होता है कि विधि द्वारा जो भी निर्धारित कर्तव्य आपको दी गई है, कानून द्वारा जो भी निर्धारित आपको कर्तव्य दी गई है, उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हो, ये न्यायालय दे सकता है। तो किसके विरुद्ध जारी होगा, किसके मतलब खिलाफ जारी होगा? जो विधि द्वारा निर्धारित, विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अगर कानून में लिखा गया है कि आप ये काम करोगे, आप उस पद पे बैठे हो और वो काम नहीं कर रहे हो, तो न्यायालय ये आदेश जारी करेगी कि आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या वो आदेश देगी, वो आदेश देगी
वो आदेश देगी कि आप अपने काम को क्यों नहीं कर रहे, करो उसको, तो सजा भी दे सकती है। जो विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, परमादेश। तो हो गया सर, अच्छी बात है। इसमें अपवाद होते हैं, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये आदेश नहीं जारी किया जा सकता। क्या है, अपवाद में लिख लेना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब जाके न्यायालय में नहीं कहोगे कि राष्ट्रपति ये काम नहीं कर रहा है अपना, परमादेश जारी करो उसके खिलाफ, वो क्यों जारी करेगा, क्योंकि अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं, इनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। बाकी सभी जो भी जितने भी लोक अधिकारी हैं, जो भी लोक पदाधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इनको क्या, इनके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप परमादेश का रिट जारी करा सकते हो। अगर आपको लगे कि वो विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं, तो आप न्यायालय में जाइए, उनके खिलाफ परमादेश का रिट जारी करा लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय। ये हो गया परमादेश, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज समझते हैं, तीसरी चीज क्या है, दो प्रकार की रिट हो गई। तीसरी एक रिट आती है प्रतिषेध का। तीसरी क्या रिट है, प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या कहता है, ध्यान देना। पहले एक चीज समझना है यहाँ पे कि दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक तो न्यायिक संस्था होती है, दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक न्यायिक संस्था होती है और एक अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक, एक न्यायिक संस्था होती है और एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। न्यायिक संस्था में क्या होती है साथियों, यहाँ पे व्यक्ति भी क्या होता है, यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो भी न्यायिक होता है, और जो व्यक्ति जो होता है वो भी न्यायिक होता है, और जो निर्णय होता है वो भी क्या होता है, जो कार्य होता है वो भी क्या होता है, निर्णय या कार्य क्या होता है, वो न्यायिक होता है। तो इसको हम कहते हैं न्यायिक संस्था। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट, ये सब क्या है, व्यक्ति भी क्या है, न्यायिक है, मजिस्ट्रेट है, या जो भी मतलब कि जज है, ये क्या है, व्यक्ति भी क्या है, न्यायिक है, और कार्य भी न्यायिक कर रहे हैं। अर्ध न्यायिक संस्था में क्या होती है साथियों, अर्ध न्यायिक संस्था में क्या होती है, वो व्यक्ति न्यायिक नहीं होते, व्यक्ति न्यायिक नहीं होते, लेकिन वो कार्य क्या कर रहे होते हैं, कार्य जो है न्यायिक कार्य कर रहे होते हैं। तो देखना, यहाँ पे एक न्यायिक संस्था होती है, एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। व्यक्ति क्या होती है, यहाँ पे व्यक्ति भी न्यायिक होता है और कार्य भी न्यायिक कर रहा होता है। लेकिन जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, यहाँ पे व्यक्ति तो न्यायिक नहीं होता है। जैसे 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 हो गया आपका ट्राई। ट्राई मतलब जो दूरसंचार विभाग से संबंधित जो भी नियम कानून बनाती है। जैसे आपका हो गया पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, अर्ध न्यायिक संस्था में आती है। जैसे ट्राई, और जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम विनियम बनाती है, उसके संस्था का नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो सब क्या है, जैसे उसमें व्यक्ति क्या होते हैं, उसमें व्यक्ति कौन होंगे, कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई बहुत बड़ा लोक महत्वकारी पद का अधिकारी होगा, ये सब अधिकारी पद होते हैं। उसमें व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति न्यायिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि जज होते हैं या कुछ बहुत अधिकारी, मतलब कि कोई बहुत न्यायिक महत्व के ज्ञाता होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। वो व्यक्ति क्या होते हैं, मतलब कि व्यक्ति क्या होते हैं, वो व्यक्ति न्यायिक नहीं होते हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे होते हैं, कार्य जो है न्यायिकता का कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, अब ये चीज समझ में आ गई ना। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रतिषेध रिट क्या कहता है। प्रतिषेध रिट क्या है साथियों, कि न्यायालय जो है, इसको न्यायिक संस्था, जो भी हमारी न्यायालय है, ये इसको न्यायिक संस्था समझ गया ना, व्यक्ति भी न्यायिक हो और कार्य भी क्या करे, न्यायिक करे। न्यायिक संस्था प्लस अर्ध न्यायिक संस्था। व्यक्ति न्यायिक नहीं है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है, न्याय का कर रहा है। अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ, अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध क्या करती है, जारी करती है। क्या कहती, क्या इसमें, अगर न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था क्या है, अपने क्षेत्र के बाहर जाके कोई भी काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के, जैसे उनका जो
उनकी बाउंड्री है कि आप इस दायरे में रह के ये काम करोगे, और उससे बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं, कोई भी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन सी रेट जारी होगी? प्रतिषेध। अपने क्षेत्र के खिलाफ बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कौन सी रेट जारी होगी? उनके खिलाफ रेट जारी होगी कौन सी? प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि अगर कोई भी न्यायिक संस्था है, कोई भी न्यायिक संस्था है और कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, उनके विरुद्ध अगर ये जो न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था है अगर अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रतिषेध रेट जारी होगी। जैसे जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट है या कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था, जैसे ट्राई ही है। ट्राई क्या करती है कि विभिन्न जो जैसे जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, वोडाफोन का सिम है, इनसे संबंधित नियम कानून नियम बनाती है। अगर न्यायालय को लगे कि जो भी ये अर्ध न्यायिक संस्था है ये अपने क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को लगे तो याचिका दायर करके ये रिट जारी करा सकता है, प्रतिषेध रिट। और प्रतिषेध रिट जारी करेगी तो न्यायालय इस अर्ध न्यायिक संस्था या न्यायिक संस्था से पूछेगी कि आप अपने क्षेत्र के बाहर जाके कैसे काम कर रहे हो? आप अपने क्षेत्र के अंदर रह के काम करो, अपने क्षेत्र के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। अगर अपने क्षेत्र के बाहर जाके काम करोगे हम प्रतिषेध रिट दायर कर देंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको दंड भी दिया जाएगा। तो ये न्यायिक संस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी हाई कोर्ट में, अगर वो हाई कोर्ट जो होता है वो अपने राज्य से संबंधित मामलों को देखता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई हाई कोर्ट है वो अपने राज्यों का देख रहा है, अगर किसी दूसरे राज्य से संबंधित मामलों को भी सुनवाई करने लगे तो वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वो न्यायिक संस्था को तलब कर सकती है, उस न्यायिक संस्था को, उस हाई कोर्ट को पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से आप ये अपने अधिकार के बाहर जाके काम कर रहे हो, आप सुधर जाओ, मत करो ऐसा। तो अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी न्यायिक संस्था है, कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी? प्रतिषेध। चौथी रिट आती है साथियों उत्प्रेषण का। क्या है? कौन सी रिट है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है? उत्प्रेषण कहता है साथियों, उत्प्रेषण कहता है कि जैसे कोई भी अगर न्यायिक संस्था है, जैसे आपको बताया ना कि कोई भी न्यायिक संस्था है प्लस अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई भी न्यायिक संस्था है और कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, अगर वे अपने अधिकार के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो कौन सा रेट जारी होगा? प्रतिषेध। लेकिन वे अपने अधिकार के बाहर जाके अगर कोई निर्णय दे दिए हैं, अधिकार के बाहर जाके अगर वो निर्णय सुना दिए हैं, जैसे कोई भी हाई कोर्ट है, वो अपने अधिकार के बाहर जाके किसी भी व्यक्ति को सजा दे दी, अधिकार के बाहर जाके, उसका अधिकार हालांकि है नहीं लेकिन उसके बाहर जाके वो निर्णय दे दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि आर्टिकल 32 के तहत कहेगा कि उत्प्रेषण का रेट जारी करो और इस न्यायिक संस्था से पूछो कि वो निर्णय कैसे जारी किए, अधिकार के बाहर जाके अगर निर्णय दे दिए हो। ये क्या होता है साथियों? उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण जो है ये किसी भी निर्णय को क्या करता है? किसी भी निर्णय को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। समाप्त करने के लिए, किसी भी निर्णय को समाप्त करने के लिए क्या होता है? लाया जाता है। ठीक है। अगर वो कार्रवाई कर रही है, कोई भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था अगर किसी भी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अगर कार्रवाई कर रही है तो प्रतिषेध। अगर वो कार्रवाई न करके उस पर निर्णय दे दिए, उसको समाप्त करना है, तो कौन सा? उत्प्रेषण। दोनों में बस एक ही अंतर है, एक मूल अंतर है। मूल क्या अंतर है? अगर कोई हाईकोर्ट अपने अधिकार के बाहर जाके, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके अगर बस कार्य कर रही है तो प्रतिषेध। अगर वो कार्य करके पूरे निर्णय दे दिए, निर्णय सुना दी कि हाँ ये होना चाहिए, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए या तुमको ये होना चाहिए, उसका अधिकार है नहीं, अब वो क्या होगा? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट जारी करके किसी भी निर्णय को क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है कि आप ये कैसे कर सकते हो भाई, आपके अधिकार में तो आता ही नहीं। अगर सुनवाई कर रही है, कार्यवाही कर रही है तो वो प्रतिषेध है, अगर वो निर्णय दे दिए तो क्या है? उत्प्रेषण है। लास्ट आता है आपका पांचवा रिट अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। पांचवा रिट क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अगर लगे कि कोई भी व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके, कोई भी इंसान, कोई भी अधिकारी गलत, मतलब कि
गलत डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के कोई भी महत्वपूर्ण पद पे बैठ गया है तो उसके खिलाफ ये अधिकार परीक्षा दायर कर दो। अब न्यायालय उस व्यक्ति को तलब करेगी, उस व्यक्ति से पूछेगी कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो, ये हमको बताओ। तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा सारी चीज दिखाएगी। अगर फर्जी पाई जाएगी तो उसको दंड दिया जाएगा और नहीं पाई जाएगी तो अपना कार्य करेगी। तो अधिकार परीक्षा क्या है? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोक अधिकारी को, किसी भी जो भी लोक अधिकारी है, पब्लिक ऑफिसर है, किसी भी लोक अधिकारी, किसी भी लोक अधिकारी के पद से संबंधित होता है, किसी भी लोक अधिकारी के पद से संबंधित होता है कि वो किस अधिकार से वहां पे बैठा है, संबंधित होता है कि वो किस अधिकार से इस पद पे है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आप कि आप इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इस पद पे बैठे हो। अगर डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो आपको सजा होगी और आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो बने रहो। तो वो अधिकारी किस अधिकार से पद पे हो, ये क्या कहती है? अधिकार परीक्षा। तो न्यायालय क्या करती है? अधिकार परीक्षा का रेट जारी करके किसी भी लोक प्राधिकारी से ये पूछ सकती है कि आप अपने पद पे बने हो तो क्या अधिकार से बने हो, क्या राइट है आपके बनने की, आप बताओ हमको आके। ठीक है, अगर आप फर्जी है तो आप उसको साबित, मतलब अगर आपकी सही है तो साबित करो, फर्जी है तो आप जाओगे। तो ये आप 5 प्रकार की रेट हो गई। आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को साथियों सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट पे ही जारी कर सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट क्या है? फंडामेंटल राइट के साथ साथ और भी राइट्स पे क्या करती है? वो रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार के रिट होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ये आपके जवान पे होनी चाहिए। रट लो 5 रिट। एग्जाम में साथियों हमेशा इससे पूछता ही रहता है क्वेश्चन। ये आपका आर्टिकल 32 मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे जाके खत्म होता है। एक एक लाइन का है आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 कुछ नहीं है। आर्टिकल 33 कहता है कि अगर ये 4 प्रकार के व्यक्तियों पे मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। 4 प्रकार के व्यक्तियों का जो है फंडामेंटल जो राइट है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला, जैसे अगर कोई गुप्तचर है, जो हमारे मतलब कि जो गुप्तचर है, जो किसी दूसरे देश में जाके वहां से महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेके आते हैं, तो गुप्तचर है तो उनको अगर किसी देश में भेज रहे हैं तो उनके मौलिक अधिकारों को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, जो भी सैनिक हैं उन पे हम कम कर सकते हैं। तीसरा, जो भी जो भी नीति या नियम विनियम लागू करने वाले लोग हैं, नियम लागू करने वाले लोग हैं, जैसे आपको बोले कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे, आप मतलब कि किसी भी स्टेट में आप पुलिस की परीक्षा कराओगे, आपको पेपर दे दिए कि यार इसको थोड़ा नियम विनियम लागू करना है अच्छे से, जब एग्जाम के दिन ही इसको सभी जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कहोगे नहीं मेरा अधिकार है, हम अभी बांटेंगे। तो उसके अधिकार को लागू करने के लिए नीति नियम विनियम जो लागू करते हैं उनके फंडामेंटल राइट को कम क्या होगा? कम किया जा सकता है। कहोगे सर अच्छी बात है। गुप्तचर हो गए, सैनिक हो गए, नीति नियम लागू करने वाले लोग हो गए। चौथा हो गया जो दूर संचार विभाग के लोग हैं, दूर संचार विभाग से संबंधित जो भी लोग हैं, इनके फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो 4 प्रकार के व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कम किया जा सकता है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? जैसे जो गुप्तचर हैं, जो सैनिक हैं, जो नीति नियम लागू करते हैं और जो दूर संचार विभाग से संबंधित है, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट कम किया जा सकता है। लिख लो। फिर आते हैं आर्टिकल 34 पे। लिख लो इसको चारों। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 साथियों कुछ नहीं कहता है। आर्टिकल 34 कहता है कि वैसे क्षेत्र, वे क्षेत्र जहां पर सैनिक कानून लगा हो, मार्शल लॉ,
मार्शल लॉ जैसे लगा हो, वे क्षेत्र जहां सैनिक कानून लागू हो, सैनिक कानून लागू हो, वहां के लोगों का, वहां के लोगों का फंडामेंटल जो राइट है वो क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। वे क्षेत्र जहां पे सैनिक कानून लागू हो, जहां पे मार्शल लॉ लागू हो, वैसे लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। सैनिक कानून कहाँ लागू होता है, जैसे कोई भी क्षेत्र में, जैसे जैसे जो पड़ोसी देशों के हमारे बॉर्डर पे स्थित देश जहाँ पे युद्ध की स्थिति है, वहां पे सेना कानून, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आंतरिक क्लेश, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो, अगर वहां पे सैनिक कानून लागू है तो वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट क्या होगा, कम होगा, कम किया जा सकता है। अब आर्टिकल 35 लास्ट आर्टिकल है हमारे मौलिक अधिकार का। आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कानून है, क्या है, फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी कानून है, ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, फंडामेंटल से राइट जो भी कानून है ये कौन बनाएगा, हमारे भारत की संसद। ये आर्टिकल 35 कहता है। तो मौलिक अधिकार साथियों कहां से कहां तक था, आर्टिकल आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल राइट कहाँ था, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। 3 वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारे आर्टिकल समझा दी। पहले वीडियो में आर्टिकल 12-13 समझा था, दूसरे वीडियो में हमने 14 से 22 समझा था, और तीसरे वीडियो में हमने 23 से 35 तक समझा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित जो चैप्टर है, यहाँ पे आपका जाके कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 34 कहता है कि जहाँ पे सैनिक कानून लागू हो वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट कम किया जा सकता है। आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी। तो आई होप साथियों आपको फंडामेंटल राइट या हमको और आपको इस देश के नागरिक होने के कारण क्या क्या अधिकार है, ये आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट एक बार रिवीजन कर लें, चलो मेरे साथ बोलो। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा कोई विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे हमारे फंडामेंटल राइट कम होते हों या समाप्त होते हैं, और विधि की परिभाषा वहां पे दी गई है। आर्टिकल 13 हो गया, और हमारे ये आर्टिकल 12-13 हो गया। अब हमारे संविधान में साथियों स्वतंत्रता, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कितने प्रकार के देखना। एक तो समता या समानता का अधिकार, एक समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा पांचवा अल्पसंख्यकों का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के हमारे संविधान में अधिकार हमको मूल अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। और वैसे हमारा जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, अब समता या समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। हमने एक एक करके आपको समझाया था। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समझ समता एवं समानता का अधिकार होगा। आर्टिकल 15 राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, मूल स्थान के आधार पर उसके साथ शिक्षा मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकता। 16 क्या है कि राज्य के अधीन नियोजन मतलब कि सरकारी नौकरी में किसी भी व्यक्ति को समान अवसर होगा, 16 हो गया। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ये हमारा 5 क्या है, समता या समानता का अधिकार है। अब नेक्स्ट अधिकार हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी 5 है, 19, 20, 21, 21 से और 22। 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 5 है, यहाँ पे आपको 5 आपको हम अच्छे से बता दिए थे कि क्या क्या है। 19 का ABCDEF सारा कुछ बताया था हमने। 19 हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। 20 क्या हो गया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर हमको अपराधी घोषित किया जा रहा है तो हमको क्या क्या अधिकार है, ये 20 हो गया। 21 क्या है, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 22 क्या है, इसमें साथियों गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण दिया गया है, निवारक नजरबंदी, ये आर्टिकल 22 में है। ठीक है, और आर्टिकल 22 के ठीक पहले आर्टिकल 21A आता है। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A आता है। आर्टिकल 21 हमारा क्या है, शिक्षा का अधिकार है, मतलब कि शिक्षा हमको क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है, जो हमने आज पढ़ा, कि किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार, मनुष्यों का मतलब दुर्व्यापार, बेगार और बलात् नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब कि
खतरनाक कामों में उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल 24 हो गया। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25, 26, 27 और 28। 25 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुसार उस धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। 26 क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक नियमों के अनुसार उसकी नियम विनियम को बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा। फिर क्या कहता है कि राज्य जो है कि ऐसा कोई भी कर नहीं लगाएगा किसी भी विशेष धर्म की उन्नति के लिए, ऐसा कोई भी कर नहीं लगाएगा। ये हो गया। फिर कहता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान जो भी हैं, अगर वो राज्य का उनसे क्या संबंध है, कि राज्य अगर उनको वित्त पोषित कर रही है, राज्य अगर थोड़ा सहायता कर रही है या मान्यता प्राप्त है, तो उनसे क्या क्या संबंध होगा, ये सारी चीजें ये 28 में बताई गई है। फिर हमारा नेक्स्ट अधिकार आता है क्या, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक दो होते हैं, एक भाषाई और एक धार्मिक। अच्छा, एक चीज यहीं पे समझते चलना कि अल्पसंख्यक साथियों, अभी इस टाइम राष्ट्रपति जी ने 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। कौन कौन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। कौन कौन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। स्टार करके लिख लेना कि अभी राष्ट्रपति ने, अभी हमारे देश में 6 धर्मों को क्या है, 6 धर्मों को धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो ये हो गई धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का दर्जा। अल्पसंख्यक ये 27। अल्पसंख्यक का अधिकार कौन कौन सा है, 25, 26, 27, 29 और 30। 29, 30 में क्या हो गया, अल्पसंख्यकों के अधिकार। 31 हमारे संविधान से हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब लास्ट हमारा आर्टिकल 32 बचता है। आर्टिकल 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि संवैधानिक उपचार को कैसे कैसे उसको किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसमें 5 प्रकार की रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अपरमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 आर्टिकल हमने समझा दिया। फिर आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि 4 प्रकार के व्यक्तियों का मतलब कि फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है। वो 4 प्रकार के व्यक्ति कौन है, हमने आपको बता दिया। 34 है सैनिक कानून जहां पे लागू होगा उनके लोगों के फंडामेंटल राइट कम किए जा सकते हैं। और 35 है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी कानून होगा वो हमारा कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ये हमारा हो गया फंडामेंटल राइट। हालांकि आपको ये थोड़ा लंबा लगा होगा लेकिन बहुत मजेदार है। और क्वेश्चन जो भी आता है ना साथियों, ये फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन बनता है। तो आप आशा करते हैं आप पढ़ेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे, देखेंगे और आप इसको अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया अदा करते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।